यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGS है इसके यहाँ पर BPSC का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। 71 BPSC का यहाँ पर टेस्ट है। इसमें यहाँ पर जो टेस्ट नंबर आएगा, ये टेस्ट नंबर इसका 18 है, ठीक है। टेस्ट 18 यहाँ पर पूरा फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट मतलब यहाँ पर जो पूरा जितना सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा पेपर होगा। ये 4 का मतलब क्या हुआ, मतलब फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर टोटल 4 होगा, चौथा टेस्ट है यहाँ पर, राइट। और ये ओवरऑल यहाँ पर टेस्ट चल रहा है वो 18 नंबर का टेस्ट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट को यहाँ पर चौथा नंबर जो, और यहाँ पर 18 नंबर ओवरऑल यहाँ पर टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से पहला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहली बात, पहला यहाँ पर है ASI प्रमुख जॉन मार्शल ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की औपचारिक घोषणा प्रकाशित की थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1924 में ASI की जो महानिदेशक जॉन मार्शल थे, उन्होंने आधिकारिक तौर पर द इलेक्ट्रेट जो लंदन न्यूज थे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को यहाँ पर खुलासा किया था, जिसमें भारत के प्राचीन अतीत का एक उल्लेखनीय अध्याय सामने आता है, ठीक है। यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 1924 था। RD बनर्जी को मोहनजोदड़ो में कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व जनक की उपाधि दी गई थी। सेकंड बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम नवगठित हमारी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर का प्रथम महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व का यहाँ पर जनक माना जाता, ठीक है। उन्होंने पुरातत्व खोजों को दौरान यहाँ पर जो पत्थर के औजार थे, मध्यभांड थे, मिट्टी के बर्तन और एक ऐसी जो मुहर थी खोज की गई थी जिसमें यहाँ पर सांड की एक आकृति देखी गई थी। कुछ अज्ञात लिपियाँ भी उत्कीर्ण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है मोहनजोदड़ो कार्य के लिए यहाँ पर इनको बोला कि उपाधि दी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट। क्योंकि यहाँ पर भारतीय पुरातत्व के जनक नहीं थे। कौन थे जनक? अलेक्जेंडर कनिंघम थे यहाँ पर, राइट। आगे देखते हैं, दोनों गलत है तो आंसर हमारा कौन सा सही है? कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद की किस मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख जो रावी पुरुषनी नदी के जल के विभाजन को लेकर हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से ये 7वें, ठीक है। सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के जो 7वें हमारा ग्रंथ है उसमें रावी की नदी के किनारे 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जहाँ राजा सुदास ने प्रतिबंधी जो थे उनके और उनकी जो संघ थे उस पर विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पर श्रुति ग्रंथ ब्राह्मण परंपरा का प्रमुख स्रोत होता था। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा दूसरे का ये सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक का द्विभाषी जो ग्रीक था अमराइक शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्राप्त हुआ था सरेकुना, ठीक है। अशोक का जो मातृभाषी ग्रीक अरामाइक जो अभिलेख था अफगानिस्तान के सर-ए-कुना, ठीक है, में प्राप्त हुआ था, जो ये दर्शाता है कि अशोक ने अपने धम्म संदेश को यूनानी और अरमाइक भाषी जो जनसमूह थे उस तक पहुंचाने का प्रयास किया था। सी करेक्ट है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में परिवर्तन करने का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का यहाँ से ये डी, परिशिष्ट पर्वण, ठीक है। परिशिष्ट पर्वण जिसे स्थिर विराग जो चरित्र है उसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो जैन परंपरा का एक हमारा प्रमाणिक ग्रंथ बनाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म ने दीक्षा देने पर जैन आचार्य जो हमारे भद्र बाबू थे उनके साथ संबंध का विस्तार पूर्वक वर्णन बताया है। डी यहाँ से परिशिष्ट जो पर्वण है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मरणोत्तर काल में राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख जो प्रारंभिक भारत का शुद्ध संस्कृत में लिखा गया प्राचीन शिलालेख यहाँ पर माना जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कुषाण राजाओं ने जो थे उन्हें पूरे साम्राज्य पर प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण कर रखा था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात इसकी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण साम्राज्य का प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकरण नहीं था, जहाँ एक और यहाँ पर सम्राटों की सत्ता मुख्य क्षेत्र में सुदृढ़ थी और वहीं दूरवर्ती प्रदेशों में उनका नियंत्रण प्राय एक परोक्ष रूप से होता था, जिसे स्थानीय शासकों के माध्यम से संचालित किया जाता, ठीक है। सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है और सेकंड गलत। पूछा गलत कौन सा होगा तो 2 नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा दिग्विजय अभियान के दौरान उत्तरी राज्यों में अपने राज्य मिलाने की नीति कौन से शब्द से प्रयुक्त हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का यहाँ से ये हुआ था राजप्रसभोद्रण, ठीक है। राजप्रसभोद्रण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इलाहाबाद अभिलेख के अनुसार यहाँ पर जो समुद्रगुप्त ने अपनी उत्तरी विजय के दौरान शासकों को पराजित करके उनके क्षेत्र में जो अपना साम्राज्य था मिलाने का प्रयास किया था और काफ़ी ज़्यादा इसको मिला भी था, ठीक है। इस अभियान में उन्होंने दिग्विजय कहा और प्रयाग प्रशस्ति के दौरान उसमें उत्तरी जो हमारे राज्य थे उस पर बलपूर्वक यहाँ पर अधीन करने का उसका विलय करने की नीति को राजप्रसभोद्रण अर्थात यहाँ पर राजा को बलपूर्वक दबाकर नियंत्रण कर लेना इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये किया था।
इसका मतलब भी पूछ सकता है, ये क्या है उसका मतलब होता है, ठीक है, याद रखना है। बी यहाँ से छठे का करेक्ट आंसर है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शास्त्रीय रागों में प्रयुक्त संगीत के स्वरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का ए, कुडुमियामलाई शिलालेख। ए यहाँ से क्या होगा, सातवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के कुडुमियामलाई यहाँ पर स्थित गुफा मंदिर में पाया गया था, जिससे कुडुमियामलाई शिलालेख 7वीं शताब्दी में एक स्थित प्रसिद्ध शिलालेख है, जिसका श्रेय पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को दिया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसमें संस्कृत और ग्रंथ लिपि में संगीत संकेतन मिलते हैं, जिन्हें 7 खंडों में व्यवस्थित किया गया, जिनमें एक प्रत्येक शास्त्रीय राग या संगीत विद्या से मेल खाता है। दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी बात, ये शिलालेख भारतीय संगीत की जो संकेतक है उसके सबसे प्रारंभिक यहाँ पर जो ज्ञात उदाहरण है उसमें से एक माना जाता है। जो स्वर, जो संगीत नोट्स जिसको बोलते हैं, उसकी व्यवस्था और जो विभिन्न हमारे राग होते हैं उसके अनुप्रयोग के बारे में विवरण प्रदान करता है। आंसर ऐसा हो जाएगा सातवें का ए। देखो एक एक बात इसकी याद रखना, ये नहीं सोचना कि जितना क्वेश्चन है उतना याद कर लो, हमारा क्वेश्चन हो गया, पेपर सॉल्व हो जाएगा, नहीं। जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी आपको याद रखनी, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका जो बीपीएससी है वो यही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और कोशिश करो कि अगर हो सकता है, अगर ये सब पेपर बीपीएससी आपको सॉल्व हो गए तो मैं यूपी पीसीएस के पेपर करा रहा हूँ, तो यूपी पीसीएस के भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बीपीएससी के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन लगभग में सेम रहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब सेम रहते हैं, ठीक है। बस यूपी वाला पोर्शन आप छोड़ दो, उसमें जो रहता है वो भी यूपी का कम क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, बस करीब 120-130 क्वेश्चन तो आपको पूरे मिलेंगे जीएस के, वो भी आप कवर कर सकते हो उसके, अगर टाइम आपके पास है तो। कोई देखो लास्ट टाइम पे का जरा से जरा आपको टेस्ट सॉल्व करना है, कहाँ पर गलती हो रही प्रश्नों में वो देखना है, ठीक है। तो मैं काफ़ी पेपर करा चुका हूँ, आप यहाँ पे और भी पेपर को देख सकते हो, स्टेट पीसीएस के भी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सूची को सूची 2 को मैच करना है, साहित्यिक कृति और विवरण। एट्टोगोथाई, एट्टोथोगाई, पट्टू पट्टू और पथीनेन किलकन्नू और मेलकननकुन, ठीक है। यहाँ पर देखो उसको मैच करना है, राइट। मैच करते हैं, देखते हैं इसको 8वें को। यहाँ पर एट्टोगोथाई जो है ये हो जाएगा 8 संग्रह, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 संग्रह, ये 3 में मैच होगा, राइट। और ये पट्ट जो लिखा है, पट्टू जो भी लिखा है, इसमें 10 जो हमारे ग्राम सीन थे वो हो जाएगी ग्राम गीत। और पथिन केल कनपकम जो भी है, ठीक है, पक्कू, ये हो जाएगा 18 लघु कृतियाँ, क्या हो जाएगी 18 लघु कृतियाँ। और मेलकन्नकु ये हो जाएगा 18 प्रमुख, अच्छा 18 प्रमुख कृतियाँ 2 बार दे दिया, 18 प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर 18 लघु कृतियाँ, 18 लघु कृतियाँ हो जाएगी सी वाले में। और पेलक जो कन्नू है ये हो जाएगा आपका 18 प्रमुख कृतियाँ, यहाँ पर लघु कृतियाँ है ना, याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8वें का यहाँ से सी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। संगम युग की राजनीतिक परिस्थिति के संबंध में विचार करना है। चेरों ने सिंचित कावेरी बेसिन पर शासन किया और वंजी को अपने यहाँ पर राजधानी बनाया, वंजी को पे अपनी राजधानी बनाया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि चेरों ने राजधानी वंजी करूर थी, है ना, लेकिन उनका मुख्य क्षेत्र मध्य केरल और तमिलनाडु का पश्चिमी भाग था, ठीक है। यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, राइट, ना कि यहाँ पर सिंचित कावेरी बेसिन का क्षेत्र। पांड्य ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाकर पशुचारण और तटीय क्षेत्रों पर शासन किया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अब बात सही बोले। चोलों ने उरैयूर को अपनी राजधानी बनाकर पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र पर शासन किया था। तीसरी बात गलत, क्योंकि चोलों ने मध्य और उत्तरी तमिलनाडु में विशेष रूप से उपजाऊ जो हमारी कावेरी डेल्टा है उस पर शासन किया था और उरैयूर के पास अपने यहाँ पर राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो तीसरी बात भी गलत है। आंसर क्या होगा, 9वें का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 यहाँ से सही है। पूछा क्या है, देखो ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आना है, डायरेक्ट यहाँ से करने के बाद यहाँ पे नहीं आ जाना है, माइंड में याद रखना, बहुत अच्छी बात। पेपर अगर आप जते हो जाके एग्जाम हॉल में ये बात याद रखना है मेरी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या मैंने बोला था। यहाँ पे करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे नहीं आना है, सीधे पहले इधर आना है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि हाँ क्या सही है, यहीं मार दिया। यहाँ पे शायद गलत पूछ रहा होता, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे मैं बताता चलूँगा जो गलती एग्जाम में आपसे ना हो, ठीक है। आगे, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसे भू राजस्व निर्धारण के आधार पर भूमि मापन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का यहाँ से ये दिया जाता है। एक तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, इन दोनों को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व निर्धारण की नींव के रूप में यहाँ पर भूमि मापन की प्रथा शुरू करने के लिए दिया था, ठीक है। उनकी कृषि सुधारों के न्याय संगत कराधान सुनिश्चित करने के लिए कृषि भूमि व्यक्तिगत जो माप थी वो शामिल थी। इसे राज्य में राजस्व के रूप में एकत्र करने का हिस्सा शामिल होता था। ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। गयासुद्दीन तुगलक उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई जो हमारी भूमि मापन नीति थी इसको सुदृढ़ और विस्तार किया था, और है ना, इसे मापी गई भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर कर निर्धारण को लेकर यहाँ पर संग्रह किया। तो यहाँ से
दो स्टेटमेंट सही होगा, 2 और 3, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर, अगर सिर्फ यहाँ पे एक देता तो आपको लॉगन खिलजी देगा, है ना, तो गैसुद्दीन तुगलक भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो हिंदी साहित्य के सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है, किसके शासनकाल में पूरी हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का डी, ये शेरशाह सूरी के काल में। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा भक्ति मार्ग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल देता था और शूद्रों के दलितों सहित यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर सुलभ माना था? आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ से प्रपत्ति मार्ग। ठीक है, प्रपत्ति मार्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। रामानुज ने सिखाया था कि प्रपत्ति मार्ग या इसको बोलते हैं ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पण, राइट। शूद्रों और दलितों की जो सहित सभी के लिए सुलभ माना, आसान माना। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने उच्च जातियों को द्वारा अपनाई गई यहाँ पर जो वैदिक परंपरा है उसमें उभरते हुए लोग यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन है उसके बीच खाई को पाटने का प्रयास किया था। आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ से सी। 13 नंबर, अपनी जटिल वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी, चंदेल शासक। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने महिलाओं को राजकीय सेवा में नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, ये नियुक्त किया था इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, विजयनगर आप पढ़ोगे तो ये सब बातें आपको मिलेगी वहाँ, राइट। ये देखो विजयनगर हर एग्जाम में एवरग्रीन टॉपिक है, यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक बन गया हमारा यहाँ पे जो ये विजयनगर टॉपिक है। हर साल क्वेश्चन आपसे रहता है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो क्या विजयनगर आपको और स्टेट पीसीएस भी अब ज़्यादातर पूछने लगे, तो विजयनगर से लेकर आपको थोड़ा डीप जाके पढ़ना है, राइट। अगर आपके पास एंशिएंट की बुक है आर.एस. शर्मा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोला था इसने, हाँ, कि इसमें किस साम्राज्य की महिलाओं की राजकीय सेवा को नियुक्त किया गया था, राइट। देखो यहाँ पे था जो मध्यकालीन हमारे भारतीय साम्राज्य में माना था कि यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें एकमात्र महिला थी जिन्होंने राजकीय सेवा का नियुक्त किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को न केवल विद्वानों और कलाकारों के रूप में संरक्षण दिया जाता बल्कि उन्हें सरकारी सेवाओं में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता और उन्हें ललित कला साथ साथ यहाँ पर युवा कौशल पर शिक्षण दिया जाता और प्रशासन के अंगरक्षक के रूप में, अधिकारी के रूप में भी काम किया उन्होंने। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक चोलों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था? आंसर हो जाएगा 15 का बी, पुहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं इकोसिस्टम मानी जाती है? ठीक है, इकोसिस्टम में से कौन मानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक क्षरण और बाण नियंत्रण। ठीक है, क्षरण और बाण नियंत्रण यहाँ से हमारा हो जाएगा। दूसरी बात, ज्ञान निर्माण का और विचार का प्रसार, ये भी यहाँ पर इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद मृदा का निर्माण और जल शुद्धिकरण, ये सब हमारे क्या होंगे? ये सब हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसकी सेवाएं हैं या फिर इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो ये सब मानी जाती हैं। ठीक है, तो चारों बातें हमारी करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के स्रोत हैं? स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के स्रोत इनमें से कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का यहाँ से ये एक तो औद्योगिक प्रक्रियाओं के अवांछित हमारे जो उप उत्पाद होते हैं, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। दूसरी बात, कृषि रसायनों के अनुचित उपयोग कर निपटान, ये भी हमारी करेक्ट है। और उच्च तापमान पर दोहन प्रक्रिया, तीनों बातें हमारी क्या है? यहाँ से जो कार्बनिक प्रदूषक है उसके स्रोत माने जाएंगे। राइट, 17 का आंसर जो हमारा होगा ये सी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव नाइट्रोजन चक्र में शामिल है? नाइट्रोजन चक्र में इसमें से कौन सा जीव शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ से एक तो हो जाएगा आपका यहाँ से राइजोबियम, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और एजिटोबैक्टर, चारों यहाँ पर ही शामिल है। राइट, तो क्या होगा? ये सभी यहाँ पर शामिल है क्योंकि यहाँ पर देखो राइजोबियम क्या होता है, ये जीवाणु फलीदार पौधों के साथ यहाँ पर अपने सहजीवी संबंध के लिए जाना जाता है, जहाँ ये जो जड़ों की गांठ है वहाँ बनाता है। ठीक है, और ये हो गया। नाइट्रोबैक्टर क्या होता है? नाइट्रोबैक्टर ये आपका जो हमारा जीवाणु है नाइट्रीकरण प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास ये नाइट्रोबैक्टर की तरह नाइट्रोसोमोनास भी यहाँ पर एक नाइट्रीकरण में शामिल होता है, लेकिन विशेष रूप से अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। ये सब आप पॉइंट लिख सकते हो, इसके सामने आप ये पॉइंट लिख सकते हो, मैच करने को दे सकता है पेपर में। ठीक है, एजिटोबैक्टर क्या होगा? एजिटोबैक्टर ये एक मुक्त जीवित जीवाणु है जो किसी पौधे के साथ सहजीवी संबंध की आवश्यकता के बिना वायुमंडल में नाइट्रोजन में सीधे स्थिर कर सकता है। तो ये सब बातें आपको साथ में नोट कर लेने और यहाँ से याद कर लेनी क्या क्या पे हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ से पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, इनमें से कौन सा मैच नहीं करा ऐसे भी दे सकता है, आपको इस 4 बातें बताएगा और 4 इनके सामने लिख देगा जो मैंने आपको ये बताई, कौन सी इसमें मैच नहीं कर रही ऐसे। तो आप लिखोगे, देखो हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा ये सब। ये जो टॉपिक होते हैं ना इन्वायरमेंट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। राइट, ये सब चेंज नहीं होता है कभी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट है सभी।
क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्र के अनुक्रम को सही ढंग से बताता है? आंसर हो जाएगा यहाँ से पहला मैंग्रोव, घास के मैदान, मैंग्रोव फिर घास के मैदान फिर झीलें फिर महासागर, ये इसका क्या होगा? सीरियल होगा। ठीक है। उच्च पोषक तत्व हमारे जो होते हैं गर्म तापमान प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश, मैंग्रोव सबसे अधिक उत्पादक यहाँ पर परिस्थिति एक बनाया था मैंग्रोव। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या था? घास के मैदान। घास के मैदानों की उत्पादकता मध्यम से उच्च की ओर होती है। आप एक एक पॉइंट लिख सकते हो साइड में नोट्स बना के। ठीक है। जो आमतौर पर झीलों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। घास के मैदान हो गया। झीलों की उत्पादकता मध्यम होती है, लेकिन आमतौर पर घास के मैदानों से मैंग्रोव की तुलना में कम होती है। राइट। उसके बाद हमारे महासागर में होगा जो हमारे पोषक तत्व हैं, इनके कारण महासागरों में विशेष रूप से जो खुले महासागर होते हैं उनकी बात है, उसमें प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता सबसे कम होती है। आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी जीव के भौतिक आवास और पारिस्थितिक समुदाय के भीतर उसकी कार्यात्मक भूमिका दोनों को संदर्भित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का आंसर बी, पारिस्थितिक निकेत। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। देखो पारिस्थितिक निकेत होता क्या है ये भी बता देते हैं। पारिस्थितिक हमारा जो निकेत होता है इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे, है ना, या निकेत। तो यहाँ से देखो वह केवल वह ये नहीं दर्शाता कि कोई यहाँ पर जीव कहाँ रहता है या उसका भौतिक आवास क्या है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि वह कैसे रहता है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में उसकी भूमिका क्या है, क्या असर पड़ रहा है। ठीक है। इसमें ये शामिल होता है वह जो उपलब्ध हमारे संसाधन होते हैं उसको किस प्रकार उपयोग कर रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें बताते हैं। आपसे बोल देगा जो हमारा पारिस्थितिक निकेत है ये क्या बताता है कि वो सिर्फ जीव कैसे रह रहा है ना, क्या खा रहा है, कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ऐसे करके आप तो बोल सकते हैं ना से कौन सा सही है ना। तो याद रखना ऐसे करके पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वर्ष भर वर्षा होती है जिसमें जून, जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा होती है। पहला 21 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये हमारा इसका बता रहा है। दूसरा, इसमें जलवायु गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी से सर्दियाँ होती हैं। ये जलवायु गीली दलदली चावल की खेती के सबसे उपयुक्त है। तो इसमें से किसकी बात कर रही है ना, इस तीनों बातें बता रहा है। तो इनमें से कौन सी बातें इसकी सही मैच खा रही हैं? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको लेकर के करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ए, समशीतोष्ण पूर्वी सीमांत इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो आंसर इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण के बल का यहाँ पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का आंसर ऑप्शन सी, ज्वार भाटा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 हो गया। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बताता है कि पृथ्वी की सतह के निकट वायु भारी क्यों होती है ना। गुरुत्वाकर्षण के सभी हमारे अणु वायु के जो अपने पृथ्वी की ओर खींचते हैं, जिससे वह सतह के पास अधिक सघनता एकीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होगा? परिणामस्वरूप कम ऊंचाई पर भी वायु का तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है। वायु का दाब अधिक होता है। 23 का सी। 24, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के जल निकासी स्वरूप को निर्धारण करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। ये जो करता है एक तो भूवैज्ञानिक कालावधि, चट्टानों की प्रकृति और चट्टानों की संरचना। ठीक है। वायु की दिशा यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा ये भूवैज्ञानिक चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की कलावधि और चट्टानों की संरचना, ये हमारी क्या है? ये मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के जल निकासी के रूप में निर्धारण करेगी। वायु की दिशा से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 बी। क्वेश्चन नंबर 25, अपसौर के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा गलत बात है? ठीक है। इसमें जो गलत है 25 में ये हो जाएगी आपकी जो स्टेटमेंट ये सी वाला। सूर्य के सबसे दूर होने के कारण पृथ्वी के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आती है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि सूर्य के सबसे दूर होने के बावजूद पृथ्वी के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होती है। पृथ्वी के अच्छी झुकाव और भूमि जो महासागर है उसमें वितरण के कारण उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना गर्म रहता है, जो तीव्रता के मामूली हमारे कभी जो कमी है उसमें भरपाई कर देता है। तो आंसर होगा 25 का सी, करेक्ट है। 26, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। पहला, इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा है 26 का, यहाँ से ये मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से जो 3 स्टेटमेंट रखे हैं किसकी बात सही बता रहे हैं। ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी, ये मिट्टी आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों को विकसित करती है, विकसित होती है। ठीक है। तीसरा, बारीक दाने वाली होने के पर यह उपजाऊ होती है और मोटे दाने होने पर यह उसकी उर्वरता कम हो जाती है। तो किसकी बातें बता रहा है?
राइट। आप देखो यहाँ पे लिखोगे किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 26 का सी, लाल और पीली मिट्टी। क्या लिखोगे, लाल एंड पीली मिट्टी, उसके बारे में तीनों पॉइंट ऐसे करके आप नोट कर जाओगे, तो 3 पॉइंट आपके यहाँ से इस मिट्टी के बारे में क्लियर हो जाएंगे। 27, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री उभार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का यहाँ से सी स्टेटमेंट, समुद्र की सतह और गहरे ठंडे पानी का उठना। ये क्या होगा, ये समुद्री उभार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। राइट, एक A4 पेपर लेके बैठ जाना है, ठीक है, उसमें जितना जिस पॉइंट आपको नोट करना है वो सब आप नोट करते रहो। राइट, सब पूरी कॉपी एक में मिक्स करके नहीं बनानी है। A4 पेपर जितना भी टेस्ट लगाओ उसका अलग से A4 पेपर रखो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भौतिक अपक्षय होने वाली जो हमारी एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया उसका सबसे अच्छी तरीके से समझाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का बी, तापमान में परिवर्तन के कारण विस्तार और संकुचन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी सही है। 29 है स्टेलिगोमाइट्स के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, ये गुफा की तल से ऊपर उठता है जो आमतौर पर स्टेटेक्लाइट्स पर टपकते पानी के कारण बनता है। ठीक है, 29 का पहला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमारा स्टेलेगमाइट गुफा के तल में ऊपर उठता है, जिससे हमारा ये सतह होती है उसमें स्थित जो हमारा स्टेक्लाइट्स है ये संकीर्ण नली के माध्यम से पानी को टपकने से बनता है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, ये आमतौर पर ऊपर चौड़े होते हैं और नीचे की पतले होते हैं, जिससे डिस्क जैसी यहाँ पर स्तंभ जैसी आकृतियाँ बनती हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेग्माइट्स होते हैं, ठीक है, ये समान तौर पर गुफाओं की फर्श के ऊपर बढ़ता रहता है, जिससे इनका आधार चौड़ा होता है, जबकि यहाँ पर जो ऊपरी भाग है वो सकरा होता है। प्राय शंकु की यहाँ पर जो गदा है उसके हिसाब से आप बता सकते हो उसके आकार का होता है, ना कि इसके विपरीत, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर 1 ए। 29 हो गया। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा भाषाई समूह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से सी, चीनी तिब्बती इसका समूह होगा। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषाएं भारतीय जनसंख्या का केवल 0.85% है। कितना है, 0.85% है, जिसमें यह परिवार भारत के प्रमुख भाषाई समूह में सबसे कम प्रतिनिधित्व करता है। 30 हो गया। 31, सेमी क्लस्टर बस्तियों के संबंध में विचार करना है। इन बस्तियों के प्रभावशाली समुदाय आमतौर पर गांव की सीमा पर रहते हैं, जबकि हाशिए पर रहने वाले समूह केंद्र में रहते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, 31 का पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अर्ध समूह बस्तियां अक्सर एक सघन गांव के विखंडन या बिखरे हुए क्षेत्रों पर भीतर जो हमारे समूह करण होते हैं उसमें बनते हैं, है ना। आमतौर पर प्रमुख हमारे जो भूस्वामी होते हैं वो समूह केंद्र में रहते हैं, जबकि यहाँ पर निचले जो तबके के लोग श्रमिक बाहर इलाकों में बसते हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, ये बस्तियां आमतौर पर गुजरात, राजस्थान में देखी जाती हैं, जो यहाँ पर जिनका गाँव है सघन गाँव उसके कारण यहाँ पर बनती हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर सही पूछा है तो केवल 2 बी। 32, ये एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है। इसके बीजों को भूनकर पीसकर ये पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। भारत में विश्व का उत्पादन में 4.3% ही पैदा करता है। ये छठे स्थान पर किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, थोड़ी बहुत बात समझ गए होंगे, आंसर कॉफ़ी की बात कर रहा है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का। 33, आपसे पूछेगा कॉफ़ी कौन सी फसल है, किस टाइप की फसल है, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, है ना। तो कॉफ़ी हमारा एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है, याद रखना है, लिख लो पॉइंट यहाँ पर इसको। 33 नंबर देखते हैं, सड़क परिवहन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.32 लाख किलोमीटर लंबा है। 33 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर 63.32 किलोमीटर है। कितना, 63.32 किलोमीटर है। ये जो 2019 से पहले तक था, लेकिन अभी कितना हो गया, 66.45 हो गया। बोला कि जो हमारा है 2019 तक की आंकड़े जो दे रहा है गलत हैं, 63 पॉइंट नहीं था, कितना है, 66.45 किलोमीटर है। ठीक है, ये है, 63 नहीं है, तो गलत हो गया पहला। दूसरी बात, सड़क अवसंरचना विकसित करने का पहला गंभीर प्रयास 1975 में किया गया था, जब नागपुर योजना तैयार की गई थी। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि सड़क अवसंरचना का विकास जो पहला बड़ा प्रयास 1943 में नागपुर योजना के निर्माण के साथ किया गया था। ठीक है, 1975 में नहीं। ठीक है, आंसर हमारा दोनों गलत है, सही पूछा तो कोई नहीं सही है, डी 33 का करेक्ट आंसर है। 34, देश की कुल सड़क लंबाई में जिला सड़कों का योगदान 45% है। पहला क्या होगा, पहला 34 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनका योगदान है सिर्फ 30% है, 45% नहीं है। भारत में
भारत में कुल सड़क लंबाई ग्रामीण सड़कों का योगदान 50% है। सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि ग्रामीण सड़कों का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर योगदान करता है। कितना? 70 से 71%। ठीक है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। पहली बात है ना, किसकी बात कर रहा है, ये पूरे स्टेटमेंट पढ़ना है। इसे बहुत पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है, जो मजबूत और लचीली भी होती है। ठीक है, सेकंड बात ये हो गई। तीसरी बात, उच्च गुणवत्ता वाले हमारे संसाधन निचले हजारीबाग पठार के दक्षिण पश्चिम लगभग 150 किलोमीटर लंबी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। तीसरी बात हमारे यहाँ से ये हो गई। तो किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अभ्रक की। किसकी बात कर रहा है? अभ्रक की। अभ्रक हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 है, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है, वे बंगाल के एक ब्रह्मो समाज के सुधारक थे। उन्होंने 1870 में एक वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की थी और श्रमिकों को शिक्षित करने के यहाँ पर उद्देश्य से भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, ये कौन थे, किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है शशिपाद बनर्जी के बारे में यहाँ से बात कर रहा है। ठीक है, याद रखना, ये हमारे ब्रह्म समाज के नेता और समाज सुधारक जो शशिपाद बनर्जी थे, भारत में महिला अधिकारों की शिक्षा, श्रमिक कल्याण, उसके क्षेत्र में अग्रणी थे। ठीक है, आंसर 36 का सी। 37, निम्नलिखित में से किसने थानों की एक प्रणाली स्थापित की जिसमें प्रत्येक में प्रमुख और दरोगा, एक पुलिस अधीक्षक एसपी होता था और प्रत्येक जिलों का मुखिया होता था? आंसर हो जाएगा 37 का ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 है, सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में छात्रों ने विवादास्पद कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, ये जो किया था यहाँ से, ये असम, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज कराई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, गोखले की सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत में 1 साल तक यात्रा की ताकि वहाँ के लोगों को समझा जा सके, और उनका पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन जो फरवरी 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, उसमें कार्यक्रम में हुआ था। उनका मानना था कि केवल अहिंसक सत्याग्रही जो है संघर्ष का एक व्यवहारिक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो आंसर बी। 40 नंबर, दादाभाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 1886, 1893 और 1906 में। ठीक है, तीनों को याद रखना है। आंसर दोनों करेक्ट है, सही पूछा है तो 40 का सी। 41 देखते हैं। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से, ये भारत और लंदन में एक साथ ICS परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने वाला हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव, ये क्या था? ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा पर किया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था। डी हमारा क्या होगा? 41 का आंसर हो जाएगा। 42, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उग्रवादियों की विशिष्ट पद्धति नहीं थी? उग्रवादियों की विशिष्ट पद्धति में से नहीं थी, वो हो जाएगी ब्रिटिश सरकार में सुधारों के लिए याचिका दायर करना। ए क्या होगा? ए 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सरकार ने बंगाल के विभाजन रद्द करने की घोषणा की, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया और कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इनमें से कौन कौन सा है? सही क्रम के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, तो लगाते हैं इसको सही क्रम को। 43 को देखते हैं। कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय को अधिनियम पारित करना 1904। ठीक है, और देखते दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906, राइट। उसके बाद सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी, कब? 1911। 1911। पहला क्या आएगा? पहला आएगा तीसरा वाला, फिर दूसरा, फिर पहला, तीसरा दूसरा पहला, मतलब सी यहाँ से 43 का करेक्ट आंसर है। 44, निम्नलिखित में से वेलबी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेलबी आयोग का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था जो धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मुद्दा। ठीक है, वेलबी आयोग कब? 1895 में, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत के व्यय प्रशासन पर शाही आयोग यहाँ पर कहा जाता था। इसकी स्थापना भारतीय राजस्व के व्यय की जांच करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध की जांच के लिए यहाँ पर की गई थी, याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 45।
निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन से व्यक्ति मजदूर किसान पार्टी से जुड़े हुए थे। मजदूर किसान पार्टी से जो जुड़े थे, एक तो जाएंगे आपस सोहन सिंह जोश, ठीक है, और S.A. डांगे, राइट, और मुजफ्फर अहमद, राइट, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे इससे जुड़े हुए थे, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ से, और यहाँ पर जो PC जोशी थे, PC जोशी ये भी यहाँ पर इसमें जुड़े हुए थे। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा, ये सब हमारे यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ से 1, 2, 3 और 4। जो हमारे PC देखो जोशी थे, ये प्रारंभिक कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी थे, जो WPC से भी जुड़े थे, है ना, किसान जो हमारी मजदूर पार्टी थी उससे भी जुड़े थे। और जैसा कि यहाँ पर उनके समय व्यापक कम्युनिस्ट आंदोलन में उनकी भागीदारी के संकेत मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो और भी यहाँ पर उनके संकेत कहीं भी मिलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर से भी शामिल थे, पूरी तरीके से नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो आंसर उसका होगा 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 45 का जो आंसर होगा यहाँ से D करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। 46 देखते हैं, किस ऐतिहासिक मामले में विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा को प्रस्तुत करने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया और यह माना कि हमारी जो प्रक्रिया है ये न्याय संगत और निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का B, मेनका गांधी मामला, इसका करेक्ट आंसर होगा। 47, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया और संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का B, 44वां संविधान संशोधन ये, ठीक है। 48, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का महत्व दर्शाता है। मौलिक कर्तव्य का महत्व में से कौन दर्शाता है, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से इसका, एक तो पहला नागरिकों के लिए एक स्मरण, ठीक है। दूसरी बात हो जाएगी चेतावनी के रूप में कार्य करते थे और कानून द्वारा परिवर्तनीय होते थे। तो 1, 3, 4 हमारे क्या होंगे, ये मौलिक कर्तव्यों का महत्व को दर्शाते हैं। न्यायपालिका में या न्यायालय में लागू योग यहाँ पर नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। 1, 3, 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 48 का। 49, केंद्र शासित प्रदेशों में संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। संविधान के भाग 10, 5, 15 और 3, 18, ठीक है, मतलब भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। पहली बात क्या होगी, पहली बात इसकी 49 की जो है ये गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्टिकल है 239 राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन संबंधित है, लेकिन ये भारतीय संविधान का आर्टिकल भाग 18 के अंतर्गत नहीं होगा, बल्कि भाग 8 के अंतर्गत है, 18 नहीं होगा, भाग 8, 239 से 242 के तहत, ये गलत हो जाएगा। संसद केंद्र शासित प्रदेशों को तीनों सूचियों के किसी भी विषय में कानून बना सकता है, एकदम करेक्ट है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, 1991 में, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2, 3 सही होगा, तो B 49 का करेक्ट आंसर है। 50 नंबर, महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए। पहली बात क्या होगी, 50 की पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं, ठीक है। सेकेंड बात भी हमारी करेक्ट होगी, दोनों बातें एकदम करेक्ट है महान्यायवादी के बारे में, आंसर C। 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर संसद में पेश किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का आर्टिकल 117। अनुच्छेद 117 के अनुसार विशेष रूप से अनुच्छेद 110 के संदर्भ में जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, कोई भी धन विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर यह प्रस्तुत किया जा सकता है, वो ये आर्टिकल 117 में बताया गया, लेकिन जो धन विधेयक है ये आपको बताया गया 110 में। दोनों में डिफरेंस है, क्या है याद रखना है आपको। 52, लोकसभा के विघटन पर जो हमारे विधेयक होते हैं उसका व्यवगत की स्थिति में संबंध में आपको विचार करना है। पहला, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यवगत हो जाता है ना। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये पॉइंट आप नोट कर लो, हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछता है, हमेशा आता है, हर एग्जाम में पूछता है, तो ये पॉइंट आप कुछ पॉइंट नोट कर लो इसको, ठीक है। दूसरा, दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक व्यवगत हो जाता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से जो प्रतीक्षा में विधेयक व्यवगत नहीं होगा, ये वैध रहता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। तीसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है फिर व्यवगत हो जाता है ना। तीसरा गलत, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में लंबित विधेयक लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया तो हमारा विधेयक होगा लोकसभा में विघटन व्यवगत नहीं होगा। व्यवगत मतलब खत्म होना या समाप्त होना, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है। 52 का पूछा है, सही कौन सा है, सॉरी गलत कौन सा है, तो 2, 3 सही पूछता तो केवल 1 करेक्ट होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से मामले
में भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी के लिए राय के लिए संदर्भित कर सकता है। आंसर हो जाएगा 53 का ए, जिसमें से आपका एक तो हो जाएगा सार्वजनिक महत्व का कोई भी व्यापार विधि तथ्य संबंधी प्रश्न और किसी पूर्व सोवियत संवैधानिक संधि से उत्पन्न कोई भी विवाद। दोनों बातें हमारे यहाँ से 53 की एकदम करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है अंतर्राज्यीय जल विवाद। ये यहाँ से इसमें गलत होगा क्योंकि अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262 के अंतर्गत यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 53 का क्या होगा ए। 53 देखा था ना, देख लेते हैं एक बार। 53 हाँ ठीक है। 54 देखते हैं। 54 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी शामिल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो शामिल होता है इसमें ये राज्यपाल और उच्च न्यायालय है ना। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल और जो हमारे उच्च न्यायालय के दोनों में कार्यपालिका के और न्यायपालिका के जो बीच परामर्श आवश्यक होता है, जिसमें शक्ति का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इसे जो स्वतंत्रता होता है वो सुरक्षित रहे, इस वजह से यहाँ पर ये होते हैं। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 निम्नलिखित में से कौन नगर पालिकाओं के चुनाव के संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। आंसर हो जाएगा 55 का सी, राज्य विधान मंडल। 56 भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा बिहार में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विचार करना है। पहला 56 का पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है गहन पुनरीक्षण जिसको बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण SIR इसको बोलते हैं। ये उसका उद्देश्य है कि घर घर जाकर सत्यापन, नए मतदाताओं को शामिल करना और डुप्लीकेट या अयोग्य प्रविष्टि को हटाना। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी, ये संशोधन 2003 की मतदाता सूची में आधारित है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बात सही है। आंसर 56 का सी। 57 लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकता शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की सिफारिश पहली बार 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार नहीं। दूसरी बात, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। आंसर केवल 2 आंसर हो जाएगा, सिर्फ 2 बी यहाँ से 57 का आंसर है। 58 कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जांच के बाद लगाए गए जो दंड है उसके विरुद्ध लोक सेवक सिविल सेवक के प्रतिवेदन के लिए अपील का अधिकार समाप्त करता है। आंसर हो जाएगा 58 का यहाँ से 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। 59 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का सी, आर्टिकल 243 का के। ठीक है। 60 द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का डी, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। 1750 में पहली बार प्रकाशित द स्पिरिट ऑफ लॉज फ्रांसीसी राजनीति जो दार्शनिक थे बैरन डी मॉन्टेस्क्यू द्वारा पर सरकार की जो संरचना है उसके सिद्धांत पर एक विस्तृत ग्रंथ माना जाता है। आंसर डी 60 का करेक्ट हो जाएगा। 61 निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, वैध मुद्रा को जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह मुद्रा जिसे लेनदार होता है अपने दावों के निपटान होकर स्वीकार कर सकता है और उसके लिए बात कर सकता है। ठीक है, स्वीकार करने के लिए बाध्य कर होता है। तो ये हमारा डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, वैध मुद्रा की बात कर रहे हैं। तो 61 का डी यहाँ से करेक्ट है। 62 निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक 15वें वित्त आयोग के फार्मूले में उपयोग किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का यहाँ से ये हो जाएगा आपका जनसांख्यिकी प्रदर्शन। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ने यहाँ पर जो हमारी पूरे अपने हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित संकेतक उपयोग किए थे। एक तो आय दूरी, ठीक है, जनसंख्या की जनगणना है, जनसंख्या की प्रदर्शन, आय की दूरी, ठीक है, और क्षेत्र, राज्य का क्षेत्रफल, राइट, और जनसंख्या की प्रदर्शन हो चुका है ऊपर, और वन पारिस्थितिकी होती है ना, ये भी यहाँ पर होगा, राज्य की जनसंख्या, राइट, और राज्य द्वारा किए गए वित्तीय प्रयास, राइट, ये सब यहाँ पे होते हैं, और कर राजकोषीय यहाँ पर जो प्रयास है ये भी। तो ये सब कुछ यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने। आंसर हमारा हो जाएगा 62 का डी करेक्ट है सभी यहाँ से। 63 निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक को प्रभावित कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का
लोगों द्वारा औपचारिक बचत, बैंकिंग गतिविधियां और नकद आरक्षित अनुपात, ये सभी क्या होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था के मुद्रा गुणक को, इसमें से आप लिख सकते हो अर्थव्यवस्था के मुद्रा गुणक को परिभाषित करते हैं। 1 2 3 तीनों पॉइंट, एक एक बात इनके बारे में लिख भी लोगे, है ना। क्या लिखोगे, आपको लिखना है जैसे हमारा आप जो कि आप जो जब लोग बैंकों में धन जमा करते हैं उसकी वजह नकदी अपने पास रखते हैं तो क्या होता है, एक औपचारिक रूप से बचत करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, मुद्रा का अनुपात बढ़ जाता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, राइट। और CRR जो हमारा है, ये मतलब जो हमारा बोल रहा है नगद आरक्षित अनुपात, ये आरक्षित अनुपात CRR सीधे तौर पर निर्धारित करता है कि जो बैंक है उसके लिए यहाँ पर कितना पैसा अलग रखना चाहिए और कितना उधार देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर CRR गुणक के रूप में काम करता है। तो ऐसे करके 2-3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जो बैंकिंग गतिविधियाँ इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि यहाँ पर जो गतिविधि है ये सीमा, दक्षता और जैसे बैंक ऋण है देना, जमा जुटाना है, आम जनता की जो बैंकिंग हमारी हैबिट्स हैं या आदतें हैं उनको प्रभावित करना और बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति को चक्र में चलता रहना। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे तीनों लिख सकते हो, एक पॉइंट। आंसर डी करेक्ट है। 64, योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक वैधानिक निकाय नहीं था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे भंग कर दिया गया था। क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से हमारी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर योजना आयोग है इसको 2014 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर इसे हटाया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। 64 का ए बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। 65, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में आपको विचार करना है। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए योजना 2014 में शुरू की गई थी। पहला क्या होगा, 65 का जैसे जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2014 में नहीं बल्कि यहाँ पर 1998 में स्टार्ट की गई थी, किसानों को उनकी जो कृषि आवश्यकता है उसके समय पर पर्याप्त ऋण की सहायता प्रदान करने के लिए। पहला गलत। दूसरा, केंद्रीय बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर केवल 2 सही पूछा है तो 65 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर, भारत सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली LERMS किस वर्ष लागू की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का बी, ये लागू की थी 1992 में, ठीक है। आगे देखते हैं 67, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। ये संबंधित है, आंसर हो जाएगा 67 का डी, तारापोर समिति। SS तारापोर समिति की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब की गई थी, 1997 में, ठीक है, 1997 में। विशेष रूप से भारत में पूंजी या जो हमारी खाता है परिवर्तनीयता प्राप्त करने के लिए पर सिफारिशों का रोडमैप प्रदान करने के लिए की गई थी। 67 का डी आंसर हो जाएगा। 68, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय स्तरों की तुलना में गरीबी मापन को संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा 69 का सी, सापेक्ष गरीबी, ठीक है। सापेक्ष गरीबी हमारा विभिन्न देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके स्तर की तुलना में करके यहाँ पर किसी व्यक्ति के जो समूह है उसकी आय की तुलना में समाज की जो औसत आय है उसको गरीबी के मापन को संदर्भित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर 2001 में 27.81 से बढ़कर 2011 की जनगणना में कितने % हो गया। आंसर हो जाएगा, ये हो गया 31.6%, ठीक है। 71 देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक WPI के मौजूदा जो हमारे आधार वर्ष है 2011-12 के स्थान पर किस वर्ष को नया आधार वर्ष पर प्रस्तावित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का से इसका 2022-23, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, इस जो हमारा ये जो संगठन किया गया, समूह बनाया गया और इस संगठन की जो अध्यक्षता करेंगे नीति आयोग के सदस्य करेंगे जो यहाँ पर रमेश चंद्र हैं वो, ठीक है, याद रखना है। 72, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं FDI, ठीक है, तो इसके बारे में देखना है। FDI को तब नियंत्रणकारी हित स्थापित करने वाला मनाया था जिसमें किसी विदेश कंपनी न्यूनतम 10% स्वामित्व की हिस्सेदारी शामिल हो। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका एकदम करेक्ट है। सिंगापुर भारत में FDI प्रवाह का शीर्ष स्रोत यहाँ पर था। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, कर्नाटक को भारतीय राज्यों में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है, ये गलत, क्योंकि महाराष्ट्र ने सबसे अधिक यहाँ पर प्राप्त हुआ है ना कि कर्नाटक, तो गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा तो केवल एक गलत है, कौन सा, तीसरा वाला, तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको जैसे कवर कर दिया। अगला जो पेपर लाएंगे 73 नंबर से पूरा 150 तक क्वेश्चन मैं आपको कवर करूँगा वहाँ पर, राइट। तो 73 से 150 तक पार्ट नंबर 2 में कवर करा देंगे।
पार्ट 1 में आपके 72 क्वेश्चन पूरे हो गए, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर देखो जितने भी यहाँ पर बीपीएससी टेस्ट चले हैं आपको एक एक टेस्ट पूरे लगाने, ठीक है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके सब में कराता जा रहा हूँ। मैं पार्ट 1 2 में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो इसके टॉपिक जैसे 75 करीब क्वेश्चन में करा देता हूँ, ठीक है। इसमें जो टॉपिक होते हैं, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है वो टॉपिक आप थोड़ा सा जाकर डीप में अच्छे से पढ़ो, और इसी जगह जो अपने एक 4 पेपर मैंने बताया था लेके बैठो, उसी में अपना पॉइंट लिख लेना जो आपको इसी टॉपिक पे नहीं समझ आ रहा है, राइट। ऐसे करके आपको पढ़ना है। प्लस आपको यहाँ से जो स्टैटिक टॉपिक है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपको बुक से पढ़ते रहना है। पूरे दिन यूट्यूब में नहीं लगे रहना, पूरे दिन स्टार्ट किया सुबह से और शाम तक पूरे यूट्यूब से पढ़ना नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करोगे। एक पढ़ने के बाद अपने नोट्स कॉपी को नहीं समराइज करोगे, शामिल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ जितना मैं कराता जा रहा हूँ उसके बाद अपना A4 पेपर लो, जो पॉइंट आपको इस पेपर में नहीं समझ आ रहा है अपना पढ़ो, जो सब्जेक्ट आपको वीक है उस सब्जेक्ट को हिसाब से अपना टॉपिक स्टार्ट करो, पढ़ो, ठीक है। जो भी आपने करंट अफेयर्स ले रखा है उसके हिसाब से करंट अफेयर्स ही पढ़ सकते हो। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, राइट। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।